बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनको अगर हम प्लस करें, सम लें तो वो 42 आता है, और वो नंबर कौन से हैं ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। वो इंटीजर्स जो एक ऑर्डर में आए और एक एक के डिफरेंस से आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 4 से आगे जो 4 से नेक्स्ट जो है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बताएं, तो 4 से नेक्स्ट जो होंगे वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे, 5, 6, 7, क्योंकि तीनों में एक तो तरतीब से आ रहे हैं, ऑर्डर से आ रहे हैं, और तीनों में एक 1 का डिफरेंस है। अगर इसी तरह मैं कह देती हूँ कि 10 के बाद जो है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बताएं, तो वो क्या है 11, 12, 13, यानी 1 का डिफरेंस है और एक ऑर्डर में आए। अगर मैं कहती हूँ 15 के बाद 4 बताएं कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो वो 16, 17, 18, 19। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो एक ऑर्डर में आए और 1 का डिफरेंस हो। अब हमें नंबर तो पता नहीं, इसलिए हमने लेट कर लेना x प्लस 1 और x प्लस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। x प्लस 1 और x प्लस 2 क्या है, हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। x है, x के अंदर एक ऐड किया। अब हमें तो पता नहीं कि x कौन सा नंबर है, इसलिए अगर कोई x के अंदर एक नंबर ऐड करके हमें नंबर पता चल जाता तो हम वो आगे लिख देते, लेकिन अब x तो के हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, यहाँ पे कौन सा नंबर आना है, इसलिए हमने x के अंदर 2 ऐड किया है। यानी x प्लस 1, x प्लस 2, इससे अगला नंबर x प्लस 3, इससे अगला नंबर x प्लस 4 होगा, इससे होने से। तो अब हमने 3 नंबर लेने हैं, तो लेट x प्लस 1, x प्लस 2 आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में क्या बताया कि तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम जो है क्या वो क्या 42। फर्स्ट जो हो गया नंबर x है, सेकंड है x प्लस 1 है, और थर्ड क्या है x प्लस 2। इनका जो सम है वो किसके बराबर है, 42 के। तो ये हमने ब्रैकेट खोली, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 42। सोल्व कर लिया, x वालों को इकट्ठा कर लिया और ये कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा हल कर लिया, तो ये 3x प्लस 3 बन गया, और 42 3x को इधर ही रहने दो, 42 की तरफ 3 को ले आए, इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। हमारे पास क्या रह गया, 3x इक्वल टू 39। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 39 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और 3 13 आर 39, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13। अब हमें नेक्स्ट नंबर ये x की वैल्यू आ गई। अब x प्लस 1 और x प्लस 2 ये दो नंबर्स फाइंड करने, x की जगह पे 13 पुट किया, प्लस 1 इज इक्वल टू 14। 13 से आगे क्या आ गया 14, देखें मतलब सही आ गया, ऑर्डर में कर रहा है। फिर x की जगह पे 13 रखा और प्लस 2 15, 13 प्लस 2 15, इसका मतलब है 13, 14, 15 ये हमारे पास क्या है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स नोट करें तो इन तीनों को अगर सम ले तो 42 आता है, 13, 14 और 15 का। तो ये हमारे पास क्या है कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स यही जो एक तरतीब ऑर्डर में आए, यानी तरतीब वाइज आए और एक एक का डिफरेंस हो। 13, 14, 15 तरतीब से भी आ रहे हैं और एक एक का डिफरेंस भी है, तो ये हमारे पास क्या है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus 15 square root centimeter square. यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमें उन्होंने एक लेंथ दे दी है, बेस की क्या लेंथ दे दी हुई है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और हमें एरिया भी दे दिया गया है। जबकि हमने हाइट क्या ले या परपेंडिकुलर क्या ले, उसकी जो है लेंथ वो हमने फाइंड करनी है। द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ, और लेंथ जो हमने ए बी की यानी परपेंडिकुलर की या हाइट की जो भी आप कह लें, उसकी हमने जो लेंथ फाइंड करनी है वो इस फॉर्म में फाइंड करनी है, और ए बी हमारे पास क्या है इधर मतलब वो है इंटीजर्स है। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC बेस लेंथ हमें दी हुई है जो कि क्या स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, और एरिया हमें दिया है परपेंडिकुलर की हाइट यानी लेंथ AB। AC हमें दिया है, AB हमने फाइंड करना है इसकी लेंथ, और एरिया हमें साथ दे दिया। परपेंडिकुलर लेंथ हमने फाइंड करनी। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका फार्मूला क्या है 1/2 बेस ज़रब हाइट। बेस भी दी है, एरिया भी दिया है, हाइट हमने फाइंड करनी है। एरिया की जगह पे ये 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट 15 लिख दिया, वो पीछे लिखा हुआ है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 लिख दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और 1/2 बेस की जगह पे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 जो है ये लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय हाइट वैसे ही आ गया। हाइट क्या ले, परपेंडिकुलर क्या ले, जो भी कहना लिखना है लिख ले। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इधर ही है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये चीज़ जो है ये जो 3 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ये हाइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा हाइट। अब चूँकि ये हमारे पास इस तरह आ गया, अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे सिंपल फॉर्म में लेके आने के लिए। इसके हम कंजुगेट से यानी स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे।
कंजुगेट क्या होता है कि जो दरमियान में साइन है वो चेंज करके दोनों के दरमियान जो साइन है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, वो हमने रैशनलाइज़ कर लिया और जो कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 में मैंने आपको करवा दिया है। तो रैशनलाइज सारा करके रैशनलाइज़ करके जो है सोल्व करके हमारे पास जो है ये रैशनलाइज़ किया और जो कट होते थे वो कट किया, हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3, 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 15 के हमने 305 लिख दिया और यहाँ पे हमने 15 को भी 305 लिख दिया। इधर ये 3 का स्क्वायर बन गया, 5 वैसे ही आ गया मल्टीप्लाइड बाई 5, और इधर ये 5 का स्क्वायर बन गया, 3 वैसे ही आ गया। तो ये माइनस माइनस साथ चलता आ रहा है वो, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पीछे किया है इसमें ये देखें 3 - 5 जो है वो क्या है -2 बन गया था, तो ये माइनस जो है साथ वैसे ही बाहर चलता आ रहा है। तो ये 3 का स्केयर इधर जब अलग दोनों पे स्केयर रूट किया, इधर स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल, स्केयर रूट 5 वैसे ही इधर 5 का स्केयर अलग कर दिया और स्केयर रूट 3 अलग कर दिया, इधर भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, स्केयर रूट 3 माइनस स्केयर रूट 5 प्लस 3 स्केयर रूट 5 माइनस 5 स्केयर रूट 3। इनको अब हमने ब्रैकेट खोल लेनी है, ये माइनस की बन जाएगी, ये जो माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस की वजह से सारे अंदर साइंस चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये माइनस का था ये प्लस हो गया। अब ये इसके साथ भी स्केयर रूट 5, ये भी स्केयर रूट 5 है, ये भी स्केयर रूट 5 है। तो इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -2, क्योंकि 3 में से 1 गया 2, जिसकी कोई साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो उसके साथ 1 होता है। तो ये 3 के साथ जो है ये 1 आ गया, तो 3 में से 1 निकाला 2 आ गया, और ये 5 में से 1 निकाला 4 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 4 स्केयर रूट 3 माइनस 2 स्केयर रूट 5, जो कि हमारे पास क्या है, हाइट है ए बी की। तो लेंथ ऑफ हाइट हमारे पास, लेंथ ऑफ ए बी यानी हाइट हमारे पास क्या आ गई, 4 स्केयर रूट 3 माइनस 2 स्केयर रूट 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दे दी हुई है दोनों साइड्स की, मतलब लेंथ की भी ब्रेड्थ की भी जो है हमें दे दी हुई है वैल्यूज़। हमने एरिया फाइंड करना है और इसी फॉर्म में फाइंड करना है, a + b स्क्वायर रूट 2 इस वाली फॉर्म में फाइंड करना है, वेयर a b बिलोंग क्या करते हैं, इंटीजर्स। ये हमने जो है डायग्राम बना लिया, हमने लेंथ ये ले लिया, ब्रेड्थ ये ले लिया, लेंथ ये ले लिया 2 + 18 स्क्वायर रूट मीटर और 5 - 4 ओवर √2 मीटर, ये हमने ले लिया ब्रेथ। और हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, बेस ज़रब हाइट या लेंथ ज़रब विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ ज़रब विड्थ। और एरिया हमने फाइंड करना है, एरिया का फार्मूला में पता है कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ ज़रब ब्रेथ या विड्थ, जो भी कह लें। तो उसका फार्मूला हमारे पास हम पुट लगाएंगे और लेंथ की जगह पे ये पुट करेंगे, ब्रेथ की जगह पे ये पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इन अ गिवन रेक्टेंगल ए बी सी डी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2 + 18 स्क्वायर रूट मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। मैंने इनको नाम ए बी और बी सी साथ लिख लिए हैं। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ ज़रब ब्रेथ, तो लेंथ ए बी ज़रब बी सी लिख लिया, ए बी की जगह पे ये लिख लिया 2 + √18 और बी सी की जगह पे लिख दिया 5 - 4 ओवर √2। तो √2 को हम ऐसे 4 को पहले 2 ज़रब 2 लिखा है, ये चीज़ वैसे ही चलती आ रही है, 5 - 4 को हमने 2 ज़रब 2 लिखा है, 2 को फिर आगे मैंने स्क्वायर रूट 2 लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 2 के बराबर आता है। यानी इसका मतलब ये 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 स्क्वायर रूट है, 2 जो है वो 2 बार है, तो उसको 2 बार अगर स्क्वायर रूट 2 बार लिखें और इस तरह जो है ये कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास 2 आ जाता है। तो 2 को हमने खोल के स्क्वायर रूट 2 जो है वो लिख लिया। तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर फर्ज करें 4 है तो उसे भी हम स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 4 लिख सकते हैं, क्योंकि वो फिर बन जाएगा स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास अकेला 4 आएगा। इसी तरह अकेले 3 को भी हम स्क्वायर रूट 3 और मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3 या स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने 2 को जो है खोल के स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2 लिख दिया, ये 2 वैसे ही इधर से नीचे से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास पीछे क्या रह गया 5 - 2 स्क्वायर रूट 2। अब जो है 18 की अगर तज्जी करें तो हमने 18 को लिख लिया 3 × 3 × 2, तो 3 का स्क्वायर, ये चीज़ वैसे ही चलती आ रही है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 अलग जब हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट अलग किया, इसके भी ऊपर भी किया, तो इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, अकेला 3 आ गया जो कि मैंने डायरेक्ट लिख लिया, और ये स्क्वायर रूट 2 साथ।
अब हमने 2 को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 लिख के आगे मैंने ये पूरी ये वाली वैल्यू लिख दी, प्लस 3 लिख के स्क्वायर रूट 2 लिख के आगे ये पूरी वैल्यू लिख दी। 2 5 are 10 माइनस 2 2 4 स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर 2 जो है सिर्फ इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 2 से नहीं, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और ये वैसे ही स्क्वायर रूट के बगैर है। तो इसलिए ये दोनों, ये वाला 2 ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा, ये वैसे ही साथ आएगा। 3 स्क्वायर रूट 2 को 5 से किया था, 3 5 are 15 स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ गया। तो इधर अगर देखेंगे 3 2 से मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 are 6 और ये स्क्वायर रूट 2 जो है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये कैंसिल हो गए एक दूसरे से। जब वो कैंसिल हो गए तो इधर -6 और अकेला 2 रह गया और ये चीज़ वैसे ही 10 + 15 स्क्वायर रूट 2 -4 एक सेकंड वो उधर 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, अकेला 2 रह गया, -6 और 2 और ये सॉल्व हो गया 10 + 15 स्क्वायर रूट 2 -4 स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 वैल्यू को हल कर लो, ये कॉन्स्टेंट्स को हल कर लो। ये जो है 10 और ये -12, 6 2 are 12, इनको सोल्व कर लो तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ये 6 2 are 12, 12 में से 10 गए -2 + 11 स्क्वायर रूट 2 मीटर, जो कि हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। हम 2 नंबर हैं जिनके सम हमारे पास क्या है 68 है और डिफरेंस क्या है 22 है। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर क्या है y है। गिवन कंडीशन के मुताबिक कि इन्हीं x और y, इन 2 नंबर्स का सम क्या है 68 है और इन दो नंबर का डिफरेंस कहते हैं माइनस को, वो क्या है 22 है। इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इस इक्वेशन 2 का दे दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो ये x + y = 68, x - y = 22, प्लस y माइनस y कैंसिल हो गए। ये हमारे पास 2x आ गया, ये आ गया 90। तो x को जो है अगर 2 को है 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, 90 का अंदर रख के 2 से डिवाइड करोगे तो x हमारे पास क्या आ देगा 45। अब पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 में चाहे 2 में, ये आपकी अपनी मर्जी है, जिसमें मर्जी पुट कर दे। मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी x + y = 68, x की जगह पे 45 लिख दिया, प्लस y = 68। 45 इधर प्लस हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो 68 में से माइनस हो जाएगा, y = 23। तो x हमारे पास क्या है 45 है, y = क्या हमारे पास है 23। अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें तो देखिएगा 65 आएगा, और अगर आप माइनस करेंगे तो देख लीजिएगा 22 आएगा। तो ये वो 2 नंबर्स हैं जो फाइंड करने थे। एक सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग ये फार्मूले देख लें, क्योंकि क्वेश्चन ये टेम्परेचर से रिलेटेड जो है हमारे पास क्वेश्चन भी है और एग्जाम्पल भी है। टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया हो तो उसे हमने डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो तो उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये इसका फार्मूला है। अगर हमें फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर दिया और हमने इसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, ये इसका फार्मूला है। अगर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया उसे फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करना है, ये फार्मूला है। तो ये फार्मूले जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ये बताया गया कि लाहौर में जो है 2024 में जब टेम्परेचर देखा गया तो वो कितना था, रिपोर्ट किया गया वो कितना था 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। तो अब इस 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। इधर तो क्वेश्चन में फार्मूला दिया गया है, लेकिन आप लोग खुद भी याद कर लीजिएगा, बाज़ का पेपर्स में दे देते हैं और बाज़ का टेम्परेचर फार्मूलाज नहीं देते। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है लेकिन बाज़ का नहीं देते, तो आप लोग फार्मूलाज याद कर लीजिएगा। सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है। टेम्परेचर इन सेल्सियस यानी डिग्री सेंटीग्रेड में हमें दिया गया है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट पे फाइंड करना है, फार्मूला गिवन है। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे ये 48 जो सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर है वो पुट कर देना है, सोल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फ़ारेनहाइट में इसका मतलब 2024 में यानी 2024 में टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखा जाए, सेल्सियस स्केल पे देखा जाए तो 48 डिग्री था। अगर फ़ारेनहाइट स्केल पे देखा जाए तो ये हमारे पास था 118.4 फ़ारेनहाइट, इतना टेम्परेचर था। तो ये डिग्री में उन्होंने बताया दिया हुआ था, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, वो इसे हमने फार्मूले की हेल्प से जो है उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें ये बताया कि फादर और सन की जो द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 72। बाप की और बेटे की एज को अगर सम करें मिला के 72 ईयर्स बनता है। अगर 6 साल पहले 6 ईयर्स अगो हम देखें तो बाप की जो एज थी वो बेटे से जो थी वो जो थी 2 टाइम्स थी यानी दुगनी थी। तो बेटे की क्या एज होगी 6 साल पहले, ये क्वेश्चन है जो कि अब हमने सॉल्व करना है। यानी उन्होंने क्वेश्चन में बताया था कि जो बेटे की और बाप की एज है वो उसको जमा करें तो 72 आता है। हम कर लेते लेट एज ऑफ सन इज़ x
बेटे की एज को हम एक्स से ज़ाहिर कर देते हैं और फादर की एज को वाई से कर देते हैं। अब क्वेश्चन में बताया था कि अगर बाप और बेटे की एज को जमा करें तो वो 72 आता है। तो वो हमने जब सम किया तो वो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने लिख दिया x + y = 72। अगर 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले जो है द एज ऑफ सन बेटे की एज क्या थी x - 6 और एज ऑफ फादर की एज क्या थी y - 6। ये अब अभी हमने पहले खुद देखिए कि 6 साल पहले कितनी एज थी। अब जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या गिवन स्टेटमेंट इन क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई है या कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक कि 6 साल पहले बाप की एज थी वो कितनी थी, 2 गुना थी बेटे की एज की। 6 साल पहले बाप की एज क्या थी y - 6, बेटे की क्या थी x - 6 और बाप की क्या थी 2 गुना थी कंडीशन के मुताबिक। ये साथ 2 हमने इसके लगा दिया। तो y - 6 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x - 6 सोल्व कर लेना है। x और y वाली को एक साइड पे कर लो, कॉन्स्टेंट एक साइड पे कर लो, तो हमारे पास बन गया 2x - y = 6। इस इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इस इक्वेशन 2 का नाम दिया था। 1 और 2 को ऐड कर दो, y से y कैंसिल, 3x = 78। x को 78 को 3 से डिवाइड किया तो x हमारे पास क्या आ गया 26। यानी 6 साल पहले जो है बेटे की जो थी वो मतलब 6 साल पहले जो एज 26 है, लेकिन अभी हम ये 26 है, बेटे की एज अब 6 साल पहले कितनी है वो हमने क्या करना है, x की जगह पे 26 पुट करना है और -6 कर देना है, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास अभी बेटे की एज आई है। बेटे की एज 26 है और हमने देखना 6 साल पहले कितनी एज थी, ये हमें से उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। तो वो हम क्या करेंगे, द एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बेटे की x - 6 कर देंगे, यानी 26 - 6 कर देंगे। Hence 6 years ago the son's age was, बेटे की उम्र क्या थी x - 6, यानी 6 साल पहले हमने बेटे की जो एज लिखी थी x - 6 और बाप की y - 6, तो उधर से बेटे की ले ली x - 6। x की वैल्यू क्या है 26, 26 - 6 = 20 ईयर्स, यानी 6 साल पहले बेटे की एज 20 ईयर्स थी और अब जाहिर सी बात है 6 जो है वो 26 है अब एज 6 साल बाद। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया जी। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर है 7। मिरहा क्वेश्चन में लिखा है सेल्स, लेकिन यहाँ बॉट आना है कि मिरहा ने जो है एक टॉय ख़रीदा है जो कि 1520 का ख़रीदा है, तो हम कितने उसकी सेलिंग प्राइस या कितने में वो हम बेचें कि हमें 15% जो है वो प्रॉफिट हासिल हो। मैंने उर्दू में बता दी, इंग्लिश में आप खुद ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। उर्दू में इसलिए बताया ताकि आपको समझ आ जाए कि मिरहा ने एक टॉय ख़रीदा है 1520 का और वो आगे बेचना चाहती है, वो कितने में बेचे कि 15% प्रॉफिट हो। तो इसका सबसे पहले तो ये है कि कॉस्ट प्राइस डाटा लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 1520, प्रॉफिट क्या है जितना हम लेना चाहते हैं वो है 15%। अब हम 15% कितने पे लेना चाहते हैं 1520 पे, तो हम 15% को हम लिख देंगे 15% ऑफ 1520, यानी 15% ऑफ 1520। परसेंटेज का हमने जब भी परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो ओवर में 100 लिखते हैं, तो परसेंटेज को ख़त्म करके ओवर में 100 मल्टीप्लाइड बाय 1520, यानी कि 1520 का हम 15% लेना चाहते हैं ना। 1520 हमने लिया में टॉय ख़रीदा है और इसका 15% प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो वो कितने रुपए बनेगा पहले हमने वो फाइंड करना है। तो 15/100 कर लिया, परसेंटेज को ख़त्म करके मल्टीप्लाइड बाई 1520, इनको काट के और सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया 228 रुपीज़, यानी कि अगर हम 15% प्रॉफिट ले तो इसका मतलब है वो 228 रुपीज़ बनते हैं, 228 रुपये बनते हैं अगर हम 15% प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस हमने फाइंड क्या करना, सेलिंग प्राइस यानी कितने में हम बेचें वो प्राइस फाइंड करनी है। पहले तो हमने देख लिया कि कितना प्रॉफिट हो, कितने रुपये प्रॉफिट लेना है वो देख लिया। अब हमने कि कितने में बेचें, तो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस जो हमने खरीदी है वो, और उसमें हमने जो प्रॉफिट निकाला है, प्रॉफिट हमें उन्होंने पहले फीसद में बताया था, हमने इसे रुपीज़ में मतलब लिख लिया। तो उसके कॉस्ट प्राइस जितने में हमने ख़रीदा और जितना हम प्रॉफिट लेते हैं उन दोनों को जमा कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर जो कि हमारे पास क्या है 1748। इसका मतलब है अगर हम 1520 की जो हमने लिया उसे 1748 में दें तो हमारे पास 15% प्रॉफिट हासिल होगा। यानी क्या प्राइस होनी चाहिए 15% अगर हम प्रॉफिट लें तो हमारे पास कितनी प्राइस होगी, जो हम जितने में हमने बेचना है वो 1748 रुपये होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें तैयब का बताया हुआ कि उसकी एनुअल इनकम जो है अमाउंट के लिए वो क्या है 9,60,000 है। उसके ऊपर उसने जो है उसके ऊपर उसने टैक्स देना है, और टैक्स कितना देना है 0.75% इतना टैक्स देना है। उसने बैंक में जमा करवाया जो भी है उसने, या उसके ऊपर टैक्स देना पड़ना है, लेकिन हुकूमत ने उसे कहा कि हम 1,30,000 जो है इतने पे छोड़ देते हैं, इतने पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, इसके बाद अगर जो पैसे होंगे उसके ऊपर हम जो है टैक्स लेंगे।
तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच टैक्स विल ही हैव टू पे, कि हमने वो टैक्स फाइंड करना है कि कितना उसे टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो टोटल इनकम हमारे पास तैयब की क्या है, 9,60,000। पहले डाटा लिखना, डाटा लिखने के भी 1 या 2 मार्क्स होते हैं, पर डाटा लिखा करें, क्वेश्चंस का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो सबसे पहले डाटा लिख लिया, हमारे पास टोटल इनकम क्या है, अमाउंट ऑफ इनकम क्या है तैयब की, 9,60,000, वो हमने लिख ली है। अब हमारे पास क्या, एग्जेम्प्टेड इनकम जो कि हुकूमत ने छोड़ दी है, टैक्स जिसमें नहीं लेना, वो हमारे क्या पास क्या 1,30,000 है। अब हमने पहले 9,60,000 में से 1,30,000 जो है वो निकाल लेंगे, ताकि जो रकम बाकी बच जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा था 1,30,000 पे हमने टैक्स नहीं लेना, तो वो हम निकाल के जो बाकी रकम निकलेगी उसके ऊपर हम टैक्स का फाइंड करेंगे। तो टैक्सेबल इनकम क्या है जिसके ऊपर टैक्स लगना है, वो क्या करेंगे, 9,60,000 में से 1,30,000 निकाल लेंगे, वो आ गया 8,30,000। इसका मतलब अब 8,30,000 पे जो है उसने 0.75% के हिसाब से टैक्स देना है। गिवन टैक्स रेट ये उन्होंने हमें बताया हुआ है, उन्होंने रेट जो है हमें परसेंटेज में बता दिया, हमने फाइंड करना है रुपीज़ में, जैसे रुपीज़ में फ़ाइंड करना है। तो टैक्स अमाउंट अब हमने ये जो 0.75% है ये टैक्स देना है, और किस पे देना है, ऑफ 8,30,000 यानी 8,30,000 पे हमने ये देना है। तो 0.75% को 75% ख़त्म किया, और पहले इशारिया ख़त्म किया तो 2 ज़ीरो आ गए, क्योंकि इशारे के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो वो 2 ज़ीरो आ गए, और ये परसेंटेज ख़त्म किया तो ये 2 ज़ीरो उसके आगे, यानी 100 जो है उस वो 2 ज़ीरो इसको आगे, और 8,30,000 है, तो ये 4 ज़ीरो से कैंसिल, 75 को हमने 83 से मल्टीप्लाई किया तो 6,225 यानी 6225 ये हमारे पास रुपीज़ आ गए। इसका मतलब ये है कि 8,30,000 पे जो है उसे 6,225 रुपये जो है तैयब को इनकम, वो इतनी इनकम पे से इतने रुपये यानी 6,225 रुपये जो है वो टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बताया गया है कि किसी ने 1 साल के लिए बैंक से लोन लिया, उसके ऊपर से जो है 14% जो है सूद देना पड़ा। तो असल में सूद कितना देना पड़ा है वो हमने बताना है। टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, 3,75,000 रुपये। रेट सूद उन्होंने हमें परसेंटेज में बताया, हमने कि इसको प्राइस में निकालना है रुपीज़ में। तो रेट ऑफ कंपाउंड मार्कअप क्या है, 14%, और जो है 14% है हमारे पास कंपाउंड मार्कअप। तो टाइम हमारे पास क्या है, 1 ईयर, 1 साल के लिए लिया है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है मार्कअप का, कि प्रिंसिपल अमाउंट जो असल अमाउंट है वो मल्टीप्लाइड बाय जो रेट है कंपाउंड मार्कअप का वो मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये इसका फार्मूला है। प्रिंसिपल अमाउंट पे हम ये लिखेंगे 3,75,000, रेट में लिखेंगे 1,400, और टाइम में हम लिखेंगे 1 और नीचे 100, और उसे फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला जो था वो हमने देख लिया था, बटा 100 जो है वो परसेंटेज वाला है, और ये जो है फार्मूला इसका है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम बटा 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट की जगह लिख लिया 3,75,000 ज़रब 14 ज़रब टाइम की जगह लिख लिया 1 ईयर और बटा 100, 2 ज़ीरो 2 से कैंसिल, 3,750 को 14 से ज़रब दी तो 52,500। इसका मतलब ये कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 3,75,000 फॉर 1 ईयर विल बी ₹52,500, यानी 3,75,000 पे 1 साल के लिए जो कंपाउंड मार्कअप होगा यानी सूद जो देना पड़ेगा वो क्या होगा 52,500। तो ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो गई है। अब हम करने लगे हैं एग्जांपल्स जो 1.3 से पहले थी। एग्जाम्पल नंबर 9 है कि द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज़ 8 एंड देयर डिफरेंस इज़ 2, फाइंड द नंबर्स। जैसे हम पहले क्वेश्चन करके गए हैं 1.3 में सेम वैसा ही है कि 2 नंबर्स है, उनका अगर सम ले तो वो 8 आता है, डिफरेंस ले तो 2 आता है। हम लेट कर लेते हैं एक्स और वाई क्या है, ये 2 नंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक उसका सम 8 है और डिफरेंस 2 है। इसे 1 का नाम दे दिया इक्वेशन को, इसको 2 का, दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करके जब सोल्व किया तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई 5। आप एक्स की वैल्यू जो है चाहे 1 में पुट कर ले चाहे 2 में, किसी में भी पुट कर ले। मैंने इक्वेशन 1 में पुट की, इक्वेशन में 1 में पुट की तो वाई हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 आ गई, वाई की 3 आ गई, यानी अगर इन दोनों को ऐड करके देखें तो 8 आता है, डिफरेंस ले तो 2 आता है। तो ये हमारे पास वो 2 नंबर्स है जिनका सम 8 है और डिफरेंस क्या है 2 है। वो हमने नंबर्स फाइंड करने थे जो कि हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10, जिसमें हमें ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट स्केल में दिया है, उसको सेल्सियस स्केल में हमने कन्वर्ट करना है। और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला डिग्री मतलब सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है डिग्री सेंटीग्रेड 5/9 F-32। एफ जग में जो है फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर लिख लेंगे, 5/9 वैसे ही -32 वैसे, और इसको सेव कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है
कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है और सेल्सियस में 37 होता है। अब इसको केल्विन स्केल में हम कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला ये डिग्री से केल्विन स्केल इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सी प्लस 273। सी अब हमने निकाल लिया, सी की डिग्री सेंटीग्रेड में वो 37 लिख दिया प्लस 273, तो केल्विन में हमारे पास आ गया 310 केल्विन स्केल। इसका मतलब ये है कि केल्विन स्केल में हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होगा 310 यानी 310 किलो केल्विन्स। तो ये हमारे पास क्या होगा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। एग्जाम्पल नंबर 10। अब नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें यह है कि हमाइल ने जो है वो एक बाईसाइकिल ख़रीदा है 6,590 रुपीज़ में और उसे सोल्व किया 6,850 में। प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, प्रॉफिट करना भी परसेंटेज में है। सबसे पहले तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस क्या है 6,590 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास 6,850 रुपीज़। प्रॉफिट सबसे पहले फाइंड करना है। प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला क्या है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है 6,850 और कॉस्ट प्राइस क्या है 6,590। सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस निकाली हमारे पास प्रॉफिट क्या आ गया 260 रुपीज़। लेकिन अब हमने इसको फाइंड करना है परसेंटेज में, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100%। को प्रॉफिट हमने निकाल लिया वो लिख लिया, कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन थी वो लिख ली, मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या है 3.94% यानी कि 4%। प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया 4% आ गया। एग्जाम्पल नंबर 12 है। उमैर ने एक बुक जो है 850 की ख़रीदी है और उसे 720 में जो है सेल कर दिया, बेच दिया। उसका लॉस क्या है? वैसे तो सिंपल हमें पता चल रहा है लॉस क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस में से जो है सेलिंग प्राइस निकालेंगे, लेकिन हमने परसेंटेज में निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है। लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर लेंगे। प्राइस क्या है 850 और सेलिंग प्राइस क्या है 720। 850 में से 720 निकाले 130 आ गया, लॉस आ गया। अब हमने परसेंटेज में फाइंड करना है, इसका फार्मूला सेम है, बस लॉस और प्रॉफिट का फ़र्क है। लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला सेम है, सिर्फ इधर लॉस और प्रॉफिट का फ़र्क है। लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। लॉस निकाल लिया था वो लिख लिया ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास लॉस परसेंटेज में आ गया 15.29%। आगे है एग्जाम्पल नंबर 13। सलीम, नदीम और तनवीर ने जो है प्रॉफिट जो है 4,50,000 रुपीज़ का जो है वो कमाया एक बिज़नेस से, और उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो उन्होंने 4:7:14 की, यानी 4 सलीम ने की, 7 नदीम ने की, तनवीर ने 14 की। अब हमने हर पर्सन का प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमने लिखना है प्रॉफिट कितना उन्होंने अर्न किया, वो किया 4,50,000। अब उनकी रेशो क्या है वो हमने लिख ली। सबसे पहले अब हम रेशो को जो है वो प्लस कर लेंगे, वो हमारे पास क्या आ गया 25। अब टोटल रेशो का भी पता चल गया है। अब हमने सलीम का जो है प्रॉफिट फाइंड करना है। सलीम का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या होगा, जो उसने इन्वेस्ट किया है वो ओवर जो टोटल है टोटल इन्वेस्टमेंट है तीनों की, वो मल्टीप्लाइड बाय 4,50,000, यानी 4 ओवर जो उसने उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट है वो और टोटल तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो। सलीम की जो थी वो 4 थी और टोटल तीनों की जब हमने इन्वेस्टमेंट की रेशियो उसको प्लस करके वो 25 आया। 4 ओवर 25 मल्टीप्लाइड बाय 4,50,000। तो इसका मतलब ये है कि उसने प्रॉफिट क्या है 72,000 का अर्न किया। नदीम के लिए भी सेम यही कि 7 जो उसने खुद उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है जो 7 वो, और ओवर जो है टोटल इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाइड बाय जितने जो इन्होंने है टोटल प्रॉफिट कमाया वो, तो उसका सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1,26,000 जो है ये हमारे पास आ जाएगा उसका प्रॉफिट नदीम का। अब हम तनवीर का प्रॉफिट, तनवीर का भी ऐसे कि उसकी रेशो क्या थी, कितना इन्वेस्ट किया था वो 14 डिवाइडेड बाय उनकी टोटल सम ऑफ रेशो 25 मल्टीप्लाइड बाय जो उन्होंने तीनों ने मिलकर प्रॉफिट कमाया 45,000, वो सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है 2,52,000 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि तनवीर ने भी 2,52,000 जो है वो प्रॉफिट अर्न किया है। अब है एग्जांपल नंबर 14। इसमें यह है कि सिंपल प्रॉफिट जो लिया है 6,400 पे है 12 ईयर्स के लिए, वो हमारे पास क्या है 3,840। फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट, वही जैसे पीछे पहले हमने सॉल्व किया वो वाला हमने प्रॉफिट जो है वो हमने वो रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 6,400, सिंपल प्रॉफिट हमारे पास क्या है 3,840, टाइम हमारे पास क्या है 12 ईयर्स,
रेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना, इसके लिए फार्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर टाइम मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो जो है हमने वो लिख ली मल्टीप्लाइड बाय 100, और टाइम हमारे पास क्या है 12 मल्टीप्लाइड बाय क्या है प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 6400, वो किया। तो इसका मतलब ये है कि उस रेट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास क्या है 5% है जो रेट उसने लिया है हमारे पास, यानी रुपीज़ में उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया था, परसेंटेज में हमने फाइंड करना था रेट। तो वो प्रॉफिट जो है हमें इतना उन्होंने रुपीज़ में बताया था, हमने उसे परसेंटेज में फाइंड करना था, तो वो हमने कर लिया। क्वेश्चन में ये था कि उन्होंने हमें परसेंटेज में बताया हुआ था रेट ऑफ प्रॉफिट, हमने इसे रुपीज़ में करना था, लेकिन इसमें उन्होंने रुपीज़ में बताया कि इतने रुपीज़ जो है 3840 रुपीज़ जो प्रॉफिट लिया, उसका हमने परसेंटेज में निकालना था, तो उसका फार्मूला ये है। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 14 भी सॉल्व हो गई है। ये उसका कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा।